ओके, स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है स्टूडेंट? उसका कलर होता है ब्लू। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिस जो एयर के प्रेजेंस में हो। ठीक है, तो एयर के प्रेजेंस में है तो उस टाइम पे अब वो कहाँ होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया वाले 3 है, सॉरी 2 हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो गलत है। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O बन रहा है लेकिन एनर्जी नहीं बन रही, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म के साथ मिलके क्या बनाता है? पायरुवेट प्लस एनर्जी बनाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी के अंदर चेंज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए चेंज इज सेड टू बी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? जिसमें जो रिवर्सिबल होता है। यानी अगर आपने जैसे कि मान लो एक पेपर है, एक पेपर को आपने पूरा उसको ऐसे क्रश कर दिया तो उसको वापस अपन पहले जैसा बना सकते हैं। मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ, पेपर पेपर ही रहेगा। पेपर को अगर अपन जला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। वो केमिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें जो रिवर्सिबल होता है और जिसमें प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे नो एनर्जी चेंज अकर्स। अगर एनर्जी चेंज नहीं होती तो वो भी क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, द चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड। ये भी सही है, ये भी फिजिकल चेंज कहलाता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये भी फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझे आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है ए लेंथ ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट विदाउट अफेक्टिंग इट्स कर्वेचर। कर्वेचर को इफेक्ट किए बिना ही फोकल लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है कि उन दोनों पीसेस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी। तो स्टूडेंट, जब अपन ने फोकल लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो रेडियस को हमने बिल्कुल नहीं किया, हमने सिर्फ फोकल लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। यानी रेडियस कोई इफेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है दोनों पार्ट्स के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। ठीक है, और हमने क्या किया है कि फोकल लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फोकल लेंथ को अगर अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी हाफ कर दी फोकल लेंथ को, तो यहाँ पे f/2 करूंगा मैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? करेक्ट आंसर f आ जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एफ होगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है इन एन एयर टाइट एक्सपेरिमेंटल सेटअप which was used by the laboratory to used respiration in germinating seeds obtained the oxygen for respiration from। जो सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, वो उसमें ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड किया जाता है? वाटर इन ए बीकर, एयर इन ए फ्लास्क, या फिर वाटर, यहाँ पे है सी पार्ट इसका, वाटर इन द जर्मिनेटेड सीड, और वाटर यूज्ड इन सॉकिंग, यूज फॉर सॉकिंग इन द सीड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है एयर इन द फ्लास्क। फ्लास्क में जो एयर होती है उसके थ्रू सीड्स जो है रेस्पिरेशन करते हैं और जर्मिनेट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है व्हाई डूइंग द एक्सपेरिमेंटल विद कैंडल टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर द कैंडल इज प्लेस्ड बिटवीन। जब हम कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर की हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो कैंडल को कहाँ रखा जाएगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके टेबल से क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f और सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो हमेशा जो इमेज होती है वो एनलार्ज फॉर्म होती है। ठीक है, और बियॉन्ड द सी बनती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे कहाँ रखना पड़ेगा कि जो है फोकल लेंथ हमें मिल जाए, हमें रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर। ओके, कहाँ रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखेंगे तब जाके हमें
फोकल लेंथ जो है मिल पाएगी कॉनकेव मिरर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना चाहिए आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इफ critical angle of incidence in a denser to rare interface equal to 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पे कहाँ पे जा रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं जानते हो तो पहले एक बार पढ़ लो क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है ना, क्या बोला है मैंने? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी साइन सी। ठीक है, वो इक्वल होता है किसके? रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेसिप्रोकल के, तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा। ठीक है, 1/म्यू। तो क्रिटिकल एंगल आपको कितना दे रखा है? 45 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन 45 इक्वल्स टू 1/म्यू। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है, यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट, 1/√2 इक्वल्स टू 1/म्यू। और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, और √2 किसके इक्वल होता है? 1.414 के इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में जो ये डिसाइड करेगा कि टॉपर्स कौन है। ठीक है, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स जो रट्टा मार के आते हैं या जिनको बस सिर्फ जो है किताब के बारे में पता होता है और किसी बारे में नहीं पता होता है, वो सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें और टॉपर्स में डिफरेंस ऐसे क्वेश्चन में ही पता पड़ता है कि किसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छे से कोई सा भी क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, जैसे कि बाहर का क्वेश्चन आया है, तो एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे ऐसे एग्जाम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है 4 स्टूडेंट्स ABCD make the records given below for the parts X and Y in the diagram। X और Y in the diagram। आपको बताना है कि ये X और Y के अंदर कौन सा जो है दे रखा है। ये X, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पर ये X है और ये Y है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ओके, तो स्टूडेंट ए ने कहा कि X जो है स्टोमेटा है और Y ने कहा और स्टूडेंट ए ने कहा कि X स्टोमेटा है और Y जो है गार्ड सेल है। ठीक है, तो और बी वाले ने कहा गार्ड सेल है और स्टोमेटा है वगैरह वगैरह, ये सब ने अलग अलग कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट होता है ये हमारे पास होता है, क्या होता है? स्टोमेटा होता है, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास स्टोमेटा है। ठीक है, ओके, और ये वाला ये जो स्मॉल पोर्ट्स होते हैं ये क्या है? गार्ड सेल्स है। तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट स्टूडेंट है, द करेक्ट रिकॉर्ड आउट ऑफ दीज स्टूडेंट इज ए। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्यूशन मतलब गोल्ड को पिघलाने के लिए हम कौन सा जो है कौन सा क्या चीज यूज करते हैं? एक्वा रीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो नोबल गैस मतलब नोबल होता है, नोबल एलिमेंट होता है, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए जो है हम एक्वा रीजन इसमें यूज करते हैं। एक्वा रीजन जो होता है वो HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, HCl और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो उससे क्या होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो पिघल जाते हैं, डिसॉल्यूशन हो जाते हैं। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रेस्पॉन्स। आपको सही रेस्पॉन्स मतलब मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सही देखना है। तो आप पढ़ो एक बार क्या लिखा है। पल्मोनरी आर्टरी किस, उसमें कौन सा होगा? क्या ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा? ठीक है, या फिर सप्लाइज ब्लड टू द टिश्यू होगा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
फर्स्ट का क्या होगा, डी होगा। फिर होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है वो उसके अंदर कौन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो आ जाएगा ए पर, सेकंड का ए हो जाएगा। फिर होता है ऑर्टा। ऑर्टा जो होता है वो क्या होता है, सप्लाई ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, तो इसका जो होगा सी होगा, यहाँ के थर्ड का थर्ड। और बाकी जो एक बचा कैपिलरी, वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, और थर्ड का सी, और फोर्थ का बी, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन मैच द फॉलोइंग का है। लिक्विड मेटल जो है वो कौन सी होती है, सिल्वर होती है, या फिर सोडियम होती है, लेड होती है, या मरकरी होती है। ये तो आप सब जानते हैं कि जो होता है फर्स्ट का लिक्विड मेटल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होती है, डी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सेकंड। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो होता है लेड, आप सबको पता है। और मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो ये सबको पता है कि ये सोडियम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट का डी वाला कहाँ है, ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ। रेनबो जो है किसकी किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चार ऑप्शन है। तो इनमें से कौन कौन से दो दो फिनोमेना से बनता है रेनबो, तो आप सबको पता होना चाहिए किससे मिलके बनता है, बताओ स्टूडेंट्स। दो या तीन, चार भी हो सकते हैं, दो या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता है रेनबो के अंदर, ठीक है, और डिस्पर्जन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। ये पानी की बूंद होती है, सपोज ये पानी की बूंद है, तो रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे अंदर जाती है। ठीक है, फिर डिस्पर्जन, लाइट का डिस्पर्जन भी होता है, और जब लाइट रे अंदर जाती है, अंदर जाके वापस जो है मूव करती है, तो उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ए, सी और डी तीनों पार्ट इसमें, इसके जो है इससे कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रेनबो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द जर्मिनेटिंग सीड्स प्रेजेंट इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड जो है प्रेजेंट है, जो यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, टेक अप CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर। CO2 जो है एटमोसफियर में हम ले रहे हैं। टेकअप O2 फ्रॉम द वाटर, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन लिया जा रहा है वाटर से, या फिर रिलीज CO2 इनटू द एयर इनटू द फ्लास्क, क्या फ्लास्क के अंदर CO2 जो है रिलीज किया जा रहा है, या रिलीज O2 इनटू द एयर, क्या एयर के अंदर क्या ऑक्सीजन रिलीज करा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिलीज CO2 इनटू द एयर इन द फ्लास्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलीज CO2 को रिलीज कर रहे हैं इनटू द एयर के अंदर, इन द फ्लास्क के अंदर। ठीक है, जो ताकि क्या हो जाए, सीड जर्मिनेटेड हो जाए। ऑक्सीजन से सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, सीड जर्मिनेट किससे होंगे, CO2 से होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट on tracing the path of ray of light passing through a glass slab as shown as given diagram. Four students interpreted the results as given. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, तो चार स्टूडेंट्स ने अपना जो है अपना रिजल्ट बताया है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो एंगल ऑफ आर, फर्स्ट वाले ने कहा एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई, ये जो एंगल ऑफ आर है ये एंगल ऑफ ई के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड ने कहा एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
इसने कहा थर्ड वाले ने कि एंगल आर जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ई से, तो एंगल आर जो होगा ग्रेटर होगा एंगल ई से। तो आपको दिख रहा है कि एंगल आर छोटा है, यहाँ पे एंगल ई बड़ा है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। और ये वाला ऑप्शन भी गलत है, एंगल रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता, ठीक है, एंगल चेंज होता है, उसी वजह उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल आर से, तो यहाँ पे देखो एंगल आई बड़ा दिख रहा है एंगल आर से, क्लियरली आपको दिख रहा है कि एंगल आई ग्रेटर है एंगल आर से, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। वैसे भी रेयर से जब डेंसर में कोई लाइट जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, कौन सा गैसेस है जो यूज्ड होता है, यूज करा जाता है कि जो फूड को फ्रेश रखने के लिए, ठीक है, तो ताकि उस पे जो है ऑयल वगैरह वो ना आ पाए, मतलब जैसे ऑयल छोड़ देता है ना खाना, तो वो ना हो पाए, तो उसके लिए हम फ्रेश करने, जैसे आपके चिप्स होते हैं, चिप्स ऑयल में तले जाते हैं और फिर उसको अगर अपन बाहर ऐसे छोड़ देंगे तो वो ऑयल छोड़ देंगे, तो वो ऑयल ना छोड़े उसके लिए हम कौन सी गैसेस यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सबको पता है ये कि इसका आंसर है हीलियम, और हीलियम और नाइट्रोजन दोनों यूज करते हैं, हीलियम भी यूज करते हैं और या फिर नाइट्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, वो ऑक्सीडाइज कर देगी उसको, इसलिए हम ऑक्सीजन यूज नहीं करते। ठीक है, ओके, चलो अब करते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या है, 4 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ of ray of light through the glass slab for a different angle of incidence. The observations likely to be correct are those students. ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पास करिए ग्लास स्लैब से जिसमें अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जो है 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको लिखे गए हैं, दिखाए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे पता पड़ेगा स्टूडेंट कोई कौन सा करेक्ट होगा, एक चीज याद रखनी है कि जो इसमें 17 मतलब जैसे इसमें क्या होगा कि जब लाइट एंटर होगी रेयर से डेंसर मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि जब रेयर से डेंसर की तरफ को लाइट जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में बड़ा आ रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें बड़ा आ रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो देखो यहाँ पे देखो, इस वाले में सेकंड वाले में यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इक्वल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस में, जब लाइट रे कहाँ से पास हो रही हो, रेयर टू डेंसर जा रही हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेयर टू डेंसर जा रही हो, तो लाइट रे जो होती है वो क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होती है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। और क्या कंडीशन होती है, एक और कंडीशन होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा आप सब में चेक करोगे तो कहीं भी नहीं हो रहा है, तो सर जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा है, डी है, ये डी सेकंड वाला। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, रेयर से डेंसर में जब जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस के, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये पूछा है, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंसिडेंट रे पासिंग आउट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब
जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इंसिडेंट रे का, जब हमने उसमें इंसिडेंट रे को जब पास किया ग्लास स्लैब से, तो क्या हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, बी नन ऑफ दिस देयर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और फोर्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ओके, 19th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जर्व कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द मून सरफेस। मून सरफेस से जब हम स्काई को देखेंगे तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लैक, ठीक है। समझ आया ब्लैक क्यों दिखाई दिया, यहाँ पे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू दिखाई देता है, और ब्लैक जो है ऊपर ऊपर कोई लाइट स्कैटर्ड नहीं हो रही है, इसलिए ब्लैक कलर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ए टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, pyruvic acid is converted into lactic acid in lactic acid in the Golgi body, mitochondria, chloroplast और एंड साइटोप्लाज्म। जो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से जो ह्यूमन की जो टिश्यू होती है वो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड में। कहाँ करती है, साइटोप्लाज्म में करती है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना हुआ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना हुआ होता है जिप्सम से बना हुआ होता है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए स्टार शेप फिगर वाज कट इन द ब्लैक पेपर स्ट्रिप यूज्ड फॉर कवरिंग ए लीफ, लीफ को कवर करने के लिए यहाँ पे स्टार शेप का ये बना दिया। लीफ ऑफ ए डिस्चार्ज प्लांट यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ब्लैक कलर का एक इस पत्ते के ऊपर ब्लैक कलर का एक पेपर चिपका दिया, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि लाइट जरूरी है, क्योंकि ब्लैक पेपर होगा तो लाइट नहीं जाएगी, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रूव करने के लिए। At the end of the experiment, when the leaf was tested from the starch with iodine, the star-shaped figure on the leaf found to be, तो star shape जो होगा वो कैसा आपको मिलेगा, ये आपको बताना है, किस तरह का आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ग्रीन इन कलर, क्या क्या पत्ता ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, या ब्राउन कलर का हो जाएगा, या कलरलेस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा बी, ब्लैक कलर का, या तो ब्लैक कलर का हो जाएगा या ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, लाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ओके, अब हम करते हैं, और वैसे भी यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि आयोडीन हमने क्या किया है, ऐड किया है, और जब आयोडीन ऐड करेंगे तो ये वाला कलर जो होगा ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ताकि ग्रीन रहेगा, बाकी सब ग्रीन रहेगा, बाकी और ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में पूछा है एन ऑब्जेक्ट मूव a distance f between 2f and f of a concave mirror. The image would have travel a distance of, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मूव डिस्टेंस f से 2f और f के बीच में लिया है उसको, ठीक है, कॉन्केव मिरर में, तो इमेज ट्रेवल करके कहाँ जाएगी, ठीक है। तो जब f और 2f के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में वो कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कौन सा फिनोमिना इसमें से नहीं होता है, लूमिंग, स्पार्कलेस ऑफ डायमंड, डायमंड की चमक इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही की वजह से होती है, मिरेज, मिरेज भी इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं सेक्शन बी। ओके ओके, अब हम करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही 20 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। सॉल्यूशन टर्न
A solution turned red litmus blue. Its pH is likely to be रेड लिटमस को उसने किस में चेंज कर दिया, ब्लू में चेंज कर दिया, तो उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा वाली वैल्यू यहाँ पे कौन सी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कौन सा होता है। स्टेटमेंट ए दे रखा है, सॉल्ट formed when an acid react with metal is different than the salt formed when base react with metal, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, और बेस रिएक्ट करता है मेटल से, तब भी सॉल्ट फॉर्म होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो और स्टेटमेंट बी, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड बट एमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस। एसिटिक एसिड वीक एसिड नहीं होता है स्टूडेंट। तो ये वाला तो स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। ओके, ओके, हाँ, ये एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, ये तो सही है, बट एमोनिया जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, वीक बेस होता है स्टूडेंट, सॉरी। ये क्या होता है, वीक बेस होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। फिनोमिनो फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन सा फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल रहता है, सबको पता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किसके अंदर इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबकी वैलेंसीज पता होना चाहिए तभी आप ये कर पाओगे। ऑप्शन है ए एंड सी, ए बी सी, ऑल ऑफ दिस एंड सी एंड डी, ठीक है। तो इस ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। टूथपेस्ट आर जनरली क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। जितने भी टूथपेस्ट होते हैं हमारे बेसिक होते हैं। हमारा माउथ जो होता है वो एसिडिक हो जाता है खाना खाने के बाद, इसलिए हम ब्रश करते हैं तो वो बेस होता है पेस्ट। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं हमारे हमारे माउथ को। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, फॉर ए रिएक्शन 3Fe प्लस 4H2O, ये बना रहा है Fe2O3 प्लस 4H2O, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज रिड्यूस्ड, वाटर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और आयरन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें सही है। आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, देखो यहाँ पे Fe है, बाद में Fe2O3 हो गया, यानी ये सही है। वाटर इज रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो H2O है यहाँ पे, और यहाँ पे खाली H2 रह गया, तो ये रिड्यूस हो गया, ये भी सही है। वाटर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ पे होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। आयरन जो होता है वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe से क्या बन गया, Fe2O3 बन गया, ठीक है। तो ये सही है, तो सर जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ए बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। 31 में क्या कह रहा है आपसे, व्हेन जिंक इज एडेड टू द डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन इज गिवन आउट। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जब जिंक को अपन ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। HCl के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं। तो ये रीजन बी का स्टेटमेंट भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब ये वाला देखो एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। तो ये करेक्ट है बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है पॉइजनस होता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कार्बन के कंप्लीट कंबशन से, नहीं, गलत, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है, सेक्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज आर्टियल ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर में जो अपन देखते हैं, जो जो हमारी जो आर्टियल होती है वो वाला प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसी में अंदर देखते हैं हम, रीजन इट इज मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो ये इसका 33 का बी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। बताओ, ड्राइवर का जो मिरर होता है, रियर रियर जो मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होता है, वो कौन सा होता है? क्या वो कॉन्वेक्स मिरर होता है? यस, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, बिल्कुल सही है। ए कॉन्वेक्स मिरर मच हैव लार्जर फील्ड टू व्यू देन प्लेन मिरर, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। क्वेश्चन नंबर 35 करना है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा गया है, देयर आर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म केप्ट इन द एयर। ठीक है, एसेशन के अंदर आपको कहा गया है कि जो है द एक्सिट ऑफ टू एंगल्स ऑफ एंगल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म। और प्रिज्म के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो सेम मैग्नीट्यूड से होता है। करेक्ट है बिल्कुल ये। ठीक है, रीजन में आपसे पूछा गया, इन प्रिज्म केप्ट इन एयर the ray is incident first surface and emerges out the second surface. Now if another ray is incident on the second surface of the prism along the previous emergent ray and this ray emergent the, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। इसे अपन क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है ये इसका रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, which of the following gas evolved when NaHCO3 is heated? NaHCO3 को अगर अपन हीट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो CO2 गैस इवॉल्व होगी। इसकी जो है रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट? हीट अगर अपन करेंगे इसको तो वो होगी Na2CO3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखनी है, प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो CO2 गैस निकलेगी, है ना, बाहर निकलेगी जब अपन इसको हीट देंगे। ओके, तो CO2 का करेक्ट आंसर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ई एंड आई आर इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे। अच्छा, आई इंसिडेंट रे कहा है, ठीक है। देन द देन फॉर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर ई और आई दोनों हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, तो ई इक्वल टू आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस आपको बताना है इसमें से कि फंक्शन क्या है पैनक्रियाटिक जूस का। जो है क्या लिखा है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेस इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, सेकंड वाला बताओ, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेस प्रोटीन्स। ठीक है, तो थर्ड वाला है ट्रिप्सिन एंड लाइपेस डाइजेस्ट फैट्स, और डी वाला है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेस कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबका जो करेक्ट आंसर है, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और लाइपेस इमल्सिफाइड करता है फैट्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ए स्टूडेंट इज टू बी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। A student is find to focal length of a concave mirror and convex lens by using distant object. He will observe screen on the same side of the object. In both cases, तो आपको बताना है कि क्या दोनों
दोनों केसेस में ऐसा होगा, ठीक है। या इन केस सेकंड बट नॉट इन केस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में मिलेगी, कॉनकेव मिरर में मिलेगी या कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगी हमें, ठीक है। तो इन केस फर्स्ट बट नॉट इन केस टू, एंड नाइदर, दोनों केसेस में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जब अपन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो फोकल लेंथ हमें किस में मिलेगी, हमें फोकल लेंथ मिलेगी हमें बी के अंदर, ठीक है। इन केस सेकंड बट नॉट केस इन फर्स्ट, यानी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर तो हमें फोकल लेंथ पता पड़ जाएगी, लेकिन उसमें नहीं पता पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है। जो मिरर जो होता है ना, यहाँ पे मिरर दे रखा है, देखो कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो कॉनकेव मिरर तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उसमें हमें फोकल लेंथ कैसे पता पड़ेगी। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो उसमें हमें आसानी से जो है फोकल लेंथ पता पड़ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरिक गैस ऑन ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजली पास्ड थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन गार ट्यूब के अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड का क्या यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो ह्यूमिड डे है तो फिर मॉइस्चर रहेगा, तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ठीक है। 41 में आपसे कहा गया है यहाँ पे, स्टूडेंट A student performed an experiment on finding focal length of a convex lens by keeping light candle on one of the laboratory end। यहाँ पे तो कैंडल रख रखा है ना, और यहाँ पे स्टूडेंट को क्या चाहिए, फोकल लेंथ फाइंड करना है। यहाँ स्क्रीन रख रखी है उसमें और यहाँ लेंस रख रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, यहाँ पे द पोजिशन ऑफ द थ्री एडजस्टेड एडजस्टेड टू गेट शार्प इमेज फाइंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंस, जो स्क्रीन होगा वो लेंस की डायरेक्शन में रखना होगा, ठीक है। और और क्या दे रखा है, नाइदर द स्क्रीन नॉट द लेंस, ना तो स्क्रीन पे ना लेंस पे, और नाइदर द स्क्रीन नॉट द लेंस, और लेंस अवे फ्रॉम द स्क्रीन, ये भी बी वाला ऑप्शन पूरा है, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है कि द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंस और द लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। या तो स्क्रीन जो हो गया वो डायरेक्शन की लेंस में होना चाहिए, या लेंस जो होना चाहिए वो डायरेक्शन की स्क्रीन में होना चाहिए, ठीक है। और डी वाला द स्क्रीन अवे फ्रॉम द लेंस एंड द लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। उसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कैंडल को लेंस के जितना पास हो सकेगा उतना पास रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि शार्प इमेज मिले, है ना। और इमेज जो होगी वो अपने आप हमें थोड़ी दूर बनती हुई दिखाई देगी लेंस से, तो उसमें हमें फोकल लेंथ पता पड़ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। ये लिखा है, फोर स्टूडेंट ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रेसेस पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए स्टूडेंट, आप लोग प्रिपेयर करके जाना ग्लास स्लैब के क्वेश्चन, ठीक है। फोर स्टूडेंट शोड द ट्रेसेस पाथ रे ऑफ लाइट थ्रू है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से पास हुए, द ट्रेस मोस्ट इज लाइकली टू बी करेक्ट, करेक्ट कौन सी होगी इनमें से। ओके, तो ए वाली यहाँ पे आपको दे रखी है, बी वाली यहाँ दे रखी है, सी वाली यहाँ दे रखी है, डी वाली यहाँ दे रखी है। तो इनका जो करेक्ट जो होगी स्टूडेंट वो होगी बी वाली, ठीक है। बी वाली सी क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि ये लाइट रे आ रही है और ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे अगर ग्लास स्लेब होगा तो वो क्या होगा, एंगल चेंज करेगा, तो यहाँ पे एंगल चेंज कर लिया, यहाँ बहुत ज्यादा एंगल चेंज कर लिया, यहाँ पे कोई एंगल चेंज नहीं करा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत कम एंगल चेंज किया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो
इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के देखो आप। फर्स्ट है इसमें एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल्स, ये भी सही है, ठीक है। ओके, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल्स, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर मेंटेन, ये भी सही है और ये गलत है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, मॉलिक्यूल्स सेल्स के थ्रू पास नहीं होते हैं या नहीं यूज होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। सेल्स के थ्रू यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 44 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, कहाँ पे जो होगी इमेज वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी, कौन से किस किस में अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे रखा गया है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा गया है, तो फर्स्ट है कॉन्केव मिरर ओनली, ठीक है, सिर्फ कॉन्केव मिरर में, या फिर कॉन्वेक्स लेंस में, या फिर चारों में, या फिर कॉन्वेक्स मिरर ओनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा सी, सभी में ही जो होगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखा है तो इमेज जो होगी हाईली डिमिनिश बन रही है, और क्या बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, ठीक है, याद रखना। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। 45 में आपसे पूछा गया है, इन द अबव एक्सपेरिमेंट वाटर विल राइज इन द ट्यूब बिकॉज वाटर, वाटर जो है ट्यूब के अंदर जाएगा, किस वजह से जाएगा, रीजन बताना है आपको। तो ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द फ्लास्क विल बी टेकन बाय जर्मिनेटिंग सीड, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय जर्मिनेटिंग सीड विल बी एब्जॉर्ब बाय KOH, जो KOH जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो CO2 जर्मिनेटिंग सीड से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट विल थ्रो द ग्लास ट्यूब एंड पुश अप द वाटर इन द ट्यूब, ठीक है। और फिर मॉइस्चर इन द जर्मिनेटिंग सीड विल रीच द वाटर इन द बेकर थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा बी, यानी इसका बी, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट द जर्मिनेटिंग सीड विल एब्जॉर्ब बाय KOH। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 45 का, ठीक है। 46 का है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें ट्रू है, ठीक है। ए कॉन्केव लेंस हैज diopter power having focal length of 0.25 mm, ठीक है। A concave lens has 4 diopter power having focal length of 0.25 m, यहाँ पे लेंस रखा है, यहाँ यहाँ पे कॉन्केव लेंस है, यहाँ भी कॉन्केव लेंस है। इसमें ए और बी ऑप्शन सेम आ गए स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 diopter power हैवी फोकल लेंथ 0.5, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ 4 diopter power हैवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 46 का वो होगा, मतलब इसमें लिखेंगे अपन डी वाला, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 diopter पावर। अच्छा, ये माइनस दे रखा है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ -4 दे रखा है, ये इस पे मेरा ध्यान नहीं गया। और यहाँ पे -4 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। तो यहाँ पे ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 diopter पावर हैवी फोकल लेंथ 0.25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, P इक्वल टू होता है 1/f। कैसे स्टेटमेंट सही है ये, P इक्वल टू होता है हमारे पास 1/f, ठीक है ना। तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/p, ठीक है। तो P कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, तो F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे F इक्वल टू 1/4, और 1/4 किसके इक्वल होता है, 0.25 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, 47 में देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार due to the atmospheric of dispersion of light by water droplets, internal reflection light by clouds, refraction of light by different layers of varying refractive index, और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स, ये करेक्ट आंसर है, सबको पता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं।
द एबिलिटी ऑफ मेटल्स दैट टर्न द इनटू द थिन वायर में चेंज करने वाली एबिलिटी कौन सी होती है? मेटल की डक्टिलिटी होती है, सब जानते हैं ये बात, ठीक है। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, अब हम करते हैं सेक्शन सी। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेक्शन सी। इसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 49 से 52 तक ये पढ़ना है पहले अपन को। इन इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन, हेंस इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, तो H2O प्लस किस में चेंज हो गया? H2 प्लस O2 के अंदर चेंज हो गया। तो H2O जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो गया? H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे पूछा आपसे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द चार्जेस कौन कौन से होते हैं? हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। आर कैरिड बाय एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड पे कौन से चार्ज जाएंगे? तो एनोड पे जो चार्ज जाएगा वो होगा पॉजिटिव, और कैथोड पे जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है गैस कौन सी रिलीज होगी एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पर ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाला उसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव होता है H2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा D, O2 और H2, ठीक है। 51 वाला देखो, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो गैस जो कलेक्ट होगी वो कैसे होगी, ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा है ये क्वेश्चन आपने, ठीक है। तो यहाँ पर सर डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। एनोड पे डबल होगी क्योंकि एनोड पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? डबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। 52 में पूछा विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ हाइड्रोजन प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट गिवन बिलो। पाई चार्ट के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको दे रखा है, 4 वैल्यू दे रखी है इसकी, कॉल की 18 दे रखी है, ऑयल की आपको 30 दे रखी है और मीथेन की 48 दे रखी है। तो मीथेन ही इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये 52 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन 53 टू 56, जो कि अगेन केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लो आप पहले। तो यहाँ लिखा ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इन्वॉल्व 3 स्टेप, इंस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। When we breathe in, ribs move up and flatten the diaphragm due to the chest cavity increase. As a result, air moves into the lungs. During gases exchange, hemoglobin binds with the oxygen and carries it along with the blood in the oxygen. Oxygen diffuses into the cell and carbon dioxide diffuses into the blood. Okay, बिल्कुल सही है। It is carried lungs for expiration, and during expiration, ribs move down and diaphragm becomes dome shape in decrease the chest cavity, then pushing the air out of the lungs। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इनहेलेशन का जब हम सांस अंदर लेते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले जो है नॉस्ट्रल में जाती है, आपको पता है, उसके बाद फर्नेक्स में जाती है, करेक्ट है ये भी, फर्नेक्स में जाती है, फिर लर्नेक्स में जाती है, फिर ट्रेचिया में जाती है और फिर एल्वियोली में जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट ए, ठीक है। बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं है। द डायफ्राम शोज द ह्यूमन गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। व्हाट आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड? डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या क्या है, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है वो आपको क्लियरली पता है कि डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, जो है लर्नेक्स है। तो लर्नेक्स डब्ल्यू किस में दे रखा है? लर्नेक्स लर्नेक्स ये रहा, लिनक्स दे रखा है, ये लिनक्स है, आपको गले में ऊपर लिनक्स होता है। तो उसके बाद आपके पास एक्स वाला जो है वो है ट्रेकिया, बिल्कुल सही है, ट्रेकिया है। और फिर उसके बाद ब्रोंकाई होल है वाई वाला, और ब्रोंकस है जेड वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है डी। ओके, इन विच ऑर्गेनिक सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस? किस में करते हैं? अर्थवॉर्म में करता है,
या अमीबा फिश और लिजार्ड, फिश और लिजार्ड तो नहीं है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करती है, वो होती है अमीबा। ओके, अर्थवर्म नहीं होता है स्टूडेंट, अमीबा होता है। ओके, अब करते हैं अपन 56 वाला क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द रिब्स एंड सम ऑफ द मसल्स यूज्ड इन ब्रीथिंग, तो विच मसल्स रिलैक्स इन द मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई पोजिशन, ठीक है। तो कौन सी मसल्स जो होगी रिलैक्स होगी जब एक्स से वाई की पोजिशन में हम जाएंगे, ठीक है। तो डायफ्राम तो रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। तो इंटरकोस्टल मसल, यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा बी, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 में आपसे पूछा गया है, अगेन आपको जो है केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है। सोडियम क्लोराइड आर अपोजिट चार्ज आयंस दैट अटैच ईच अदर एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। Na पे चार्ज +1 होता है, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, इन विच सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल M एंड इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ L शेल एंड ऑक्टेट स्टेबल ऑक्टेट, करेक्ट है। व्हेन क्लोराइड गेन वंस, तो वो भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे 57 वाले क्वेश्चन में, आयनिक कंपाउंड हेल्ड टुगेदर, वंडरवॉल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डाइपोल डाइपोल मोमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों के बीच में जो एक दूसरे को बांध कर रखता है, ठीक है। उसके बाद है 58 वाला, एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो फॉर्म होता है किसके थ्रू, बोथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको बताना है कौन सा होगा, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नन ऑफ दिस, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 59th वाला क्वेश्चन, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में जब आयोनिक कंपाउंड होता है, जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट, क्यों, आयंस मूव फ्रीली, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी आयंस कौन, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन 4, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ Y इज 17, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयंस Y नेगेटिव विल बी, Y नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे Y पे 17 थे और इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पे चार्ज आ गया, इस पे क्या चार्ज आ गया, Y नेगेटिव आ गया। तो Y नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन गेन, पहले से 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो 18 हो गए। तो सर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन ये हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेपर देखने के लिए जल्दी जो है मैं आपको लाइव आता हूँ। ओके, तो कल जब साइंस का पेपर आपका होगा तो उसका सॉल्यूशन भी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो इसको देखना मत भूलना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है पूरा, है ना, और पेपर अपन सॉल्व करेंगे, अभी अभी टाइम है हमारे पास। ओके,